Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Manopal and I'm back, and this is the second lecture of rotation. और इस lecture में we are going to start off with the concept of toppling. So let's take a look. तो toppling क्या है? सबसे पहले तो अगर एक मेरे पास ब्लॉक है तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? इट्स जस्ट रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड. ठीक है, तो वी नो ग्रेविटी विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास, वी सॉ दैट. और इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स होगा. द नॉर्मल फोर्स विल हैव टू गो थ्रू द सेंटर ऑफ मास एज वेल. क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो तो करना ही है, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा. बट साइमल्टेनियसली टॉर्क भी जीरो करना है इक्विलिब्रियम के लिए, है ना. द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क जीरो करना है. So therefore, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क देखूं तो वो तो जीरो है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक्टिंग एट द ग्रेविटी इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास. तो नॉर्मल फोर्स का भी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हैज टू बी जीरो, सो दैट टोटल टॉर्क इज जीरो. एंड therefore नॉर्मल फोर्स आल्सो हैज टू गो थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस इज द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स. ये मेरा जो है लाइन, उसके अलोंग नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग. उसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? Does it mean कि the block is only in contact here and बाकी सब जगह contact loss है? नहीं, ऐसा नहीं है. What it means is कि इस block पे हर element of area, हर infinitesimal area पे एक dn forces लग रहा है. यहाँ पर सब dn forces लग रहे हैं. इनका जो resultant है वो टोटल n के बराबर हो जाएगा जो नॉर्मल फोर्स है. बट दैट n विल एक्ट एट सच अ पॉइंट टू प्रोड्यूस द सेम टॉर्क एज ऑल ऑफ दीज dn वैल्यूज, एंड दैट n कम्स आउट टू बी एक्टिंग राइट एट द सेंटर ऑफ मास, और इट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स गोज थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक. इसका मतलब है कि दिस नॉर्मल फोर्स का करस्पॉन्डिंग टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम एज ऑल दीज इन्फिनिटेसिमल नॉर्मल फोर्सेस का टॉर्क. ठीक है, एक्चुअल में ऐसा लग रहा है. ऑलराइट, अगर ऐसा होगा कि लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्लॉक पे ज्यादा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा नॉर्मल फोर्स लग रहा है, राइट हाफ पे कम लग रहा है, तो रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स विल शिफ्ट टू द लेफ्ट. जहां लेफ्ट हाफ में अगर ज्यादा नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो वी विल से कि द नॉर्मल फोर्स, रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हैज शिफ्टेड टू द लेफ्ट. अब वो कैसे होगा, शिफ्टेड टू द लेफ्ट या टू द राइट, वो डिपेंड करता है लेफ्ट हाफ में ज्यादा फोर्स लग रहा है कि राइट हाफ में. लेट्स सी वो कैसे हो सकता है. तो शिफ्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं. आई हैव अ ब्लॉक, लेट्स से आई स्टार्ट अप्लाइंग अ फोर्स हियर. अब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? लेट्स से इट इज रफ, द सरफेस इज रफ एंड द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम. तो फ्रिक्शन भी एक लगेगा, एक ग्रेविटी लगेगा. ठीक है, नाउ नॉर्मल फोर्स कैनॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन एज ग्रेविटी, क्योंकि फिर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं. अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं, अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस फोर्स का टॉर्क कौन से सेंस में है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो वहां से पोजीशन वेक्टर डालता हूं, ये मेरा r वेक्टर हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ये मेरा फोर्स वेक्टर है, टेल्स ज्वाइन करेंगे. r क्रॉस f कौन से डायरेक्शन में? इनवर्ड्स टॉर्क है, करेक्ट. अच्छा, फ्रिक्शन का देखो, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है. सेंटर ऑफ मास से अगर मैं फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे देखूं, वो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है. r क्रॉस f कौन सा डायरेक्शन में? अगेन इनवर्ड्स. तो सेंटर ऑफ मास व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन, दोनों का जो टॉर्क है वो इनवर्ड्स ही है. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स whose torque is outwards and is cancelling the net torque of the external force and friction. तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल. ग्रेविटी का तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो है, ग्रेविटी इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं? सो व्हिच इज दैट अदर फोर्स दैट कैन बैलेंस द टॉर्क ऑफ दीज टू फोर्सेस? नॉर्मल फोर्स. एंड नॉर्मल फोर्स का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हैज टू बी आउटवर्ड्स टू कैंसल आउट द इनवर्ड टॉर्क हियर. तो इसका मतलब कौन से तरफ नॉर्मल फोर्स एक्ट करता रहेगा? ऑब्वियसली इट कैन नॉट एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास बिकॉज वी नीड नाउ एन आउटवर्ड टॉर्क. तो you should be able to see that the normal force has to act to the right of the center of mass. तो जाके जैसे यहाँ से ये पोजीशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स है, तो एक पोजीशन वेक्टर डाल देंगे अपन ऐसे नॉर्मल फोर्स तक,
and normal force vertically upwards hai. Now you can place your right hand on the first vector, r cross normal will be outwards. So how did we judge the shift of the normal force, whether it will be to the left of the center mass or to the right? We checked कि उसका torque should be outwards. वहाँ से we deduced that the normal force has to shift to the right. ठीक है. Alright, so normal force has shifted to the right. कितना shift हुआ वो भी calculate करते हैं, but सबसे पहले physically what does this mean? What does this mean कि normal force has shifted to the right? इसका मतलब है कि अब अगर मैं right half of the block देखूं तो उसमें जो dn forces लग रहे हैं, these normal force on the right half is greater than the normal forces acting on the left half. So they are not equal. Pressure is not equal on both halves. Right half में pressure ज़्यादा है, इसलिए it is as if the resultant is acting to the right of the center of mass. ठीक है, that resultant will produce an outward torque just like these forces will produce an outward torque. इनका torque center mass के about outward है, इन लोग का torque center mass के about inwards है, but ये forces ज़्यादा है इनसे, right half पे normal ज़्यादा है, तो resultant torque outward हो जाएगा. ठीक है, which is what the resultant normal force is also telling us. ठीक है, so that is the meaning of shift of normal force. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ऐसा नहीं है, इट्स सब जगह कॉन्टैक्ट है, बट यहाँ पर सारे पॉइंट्स पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है कंपेयर टू द लेफ्ट पॉइंट्स. ओके, नाउ कितना शिफ्ट होगा नॉर्मल फोर्स, दैट आल्सो वी विल कैलकुलेट मैथमेटिकली. तो पहले ये देख लो फिर आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट शिफ्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स and then we'll look at the concept of toppling. मैंने heading toppling डाला था, but first we are studying the shift of normal force and then we'll relate it to the concept of toppling. So let's say the force is acting at a height h. यहाँ पे gravity लग रहा है, यहाँ पे friction लग रहा है, and normal force. ठीक है, तो let's say this length is a block का. तो what can I say, where can I write, let me say it is a cube of side a. तो height भी a कर देते हैं. तो मुझे equilibrium condition लिखना था, torque 0 है. I can write torque about any point है ना equilibrium में. So let me write it about this point, because यहाँ पे normal and friction दोनों का torque 0 हो जाएगा. ठीक है, so that's a good point to write about. I can even write it about this point. अगर इस point के about लिखो तो mg and friction का torque 0 हो जाएगा. ठीक है, तो कोई भी point के about लिखो फर्क नहीं पड़ेगा. Let me write it about this point. Let's say the shift is x. तो इस point let's call that p. Point p के about f का torque कितना आएगा? Point p से f का जो line है, f ऐसे है, point p यहाँ पर है, तो ये height h है, तो कितना टॉर्क हो जाएगा? h इंटू एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ. करेक्ट, कौन से डायरेक्शन में होगा वो? r क्रॉस f. r वेक्टर ऐसे है पॉइंट p से, एंड f इज हॉरिजॉन्टल, जॉइन द टेल्स, r क्रॉस f इज इनवर्ड्स. ठीक है, तो ये इसका इनवर्ड्स टॉर्क है. शुड बैलेंस आउट. बचा किसका टॉर्क? ग्रेविटी का. नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट पॉइंट p 0 है, तो ग्रेविटी का टॉर्क कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x, वही अपने को निकालना है. सो x इंटू mg, एंड यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ दैट टॉर्क विल बी आउटवर्ड्स, which has to be outwards because f का torque inwards है तो mg का torque outwards. They both have to cancel each other out. हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा fh by mg. So this is the shift of the normal force. इतना normal force shift होगा. You can see कि जितना ज़्यादा force लगाऊंगा मैं उतना ज़्यादा shift होगा, जितना ज़्यादा height पे लगाऊंगा उतना ज़्यादा shift होगा. ठीक है, तो जितना ज़्यादा अपन फोर्स लगाएंगे उतना ये x शिफ्ट होता जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट x कैन हैव? कितना शिफ्ट हो सकता है नॉर्मल फोर्स? इट कैन ओनली शिफ्ट टू द राइट मोस्ट एज ऑफ द क्यूब. करेक्ट, सो अगर उस क्यूब का लेंथ मैंने a बोला हुआ है, तो व्हेन द नॉर्मल फोर्स गोज थ्रू दिस एज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग. सो वी से दैट द क्यूब is on the verge of toppling. इससे ज़्यादा दूर नॉर्मल फोर्स जा ही नहीं सकता. ठीक है,
सो इफेक्टिवली यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, टॉपलिंग का मतलब कुछ नहीं, वो रोटेट होने वाला है, इस पॉइंट के बाद वो रोटेट होगा। वी आर अज्यूमिंग नो स्लिपिंग, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग फ्रिक्शन इज देयर रफ इनफ दैट स्लिपिंग इज नॉट प्रेजेंट। तो what is going to happen is at the point of toppling, contact will be lost at all points except this edge। तो बस इस एज पे कांटेक्ट रहेगा, बाकी सब जगह कांटेक्ट विल बी जस्ट लॉस्ट, जस्ट जीरो हो जाएगा। एंड इससे थोड़ा भी फोर्स ज्यादा कर दिया तो फिर वो रोटेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी प्रेजेंट बिकॉज नॉर्मल फोर्स कैन नॉट शिफ्ट टू द राइट एनी मोर, ठीक है। तो ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग कंडीशन क्या होगा, द नॉर्मल फोर्स हैज टू गो थ्रू द पॉइंट ऑफ टॉपलिंग। सो ये लेंथ जो है दैट इज a/2, अगेन जस्ट राइट x शुड बी a/2, ये पूरा a है, सो दिस इज a/2। तो आई हैव FH by mg शुड बी a/2, f का कितना वैल्यू आ जाएगा, सो दिस इज द मिनिमम फोर्स टू प्रोड्यूस टॉपलिंग, ठीक है। हियर वी आर अज्यूमिंग दैट स्लिपिंग इज नॉट अकरिंग, मतलब फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। इसको फिजिकली भी ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कि जस्ट यू इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग एंड समवन पुशेस यू फ्रॉम बिहाइंड, तुमको पीछे से कोई धक्का मार रहा है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, यू विल टेंड टू गो फॉरवर्ड, करेक्ट। एज सून एज यू टेंड टू गो फॉरवर्ड, तुम्हारा हील विल टेंड टू लिफ्ट ऑफ, फुट का जो हील है दैट विल टेंड टू लिफ्ट ऑफ, और ऐसा तुमको लगेगा कि पूरा वेट तुम्हारे टोज पे आ गया, फ्रंट ऑफ द फीट पे आ गया, है ना। तो फ्रंट ऑफ द फीट पे आ गया वेट, इसका मतलब क्या है, बेसिकली नॉर्मल फोर्स है शिफ्ट, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। एंड यू विल फॉल व्हेन द नॉर्मल फोर्स गोज टू राइट टू द फ्रंट ऑफ योर फीट, उससे ज़्यादा नॉर्मल फोर्स जा ही नहीं सकता, तो उतना धक्का किसी ने दे दिया तो यू विल टेंड टू फॉल, ऑलराइट। वैसे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बस राइट एज तक शिफ्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, तो मतलब उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो इट विल स्टार्ट टू टॉपल, ऑलराइट। देख लो, अब कभी कभार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस ब्लॉक पे एज यू इंक्रीज द फोर्स व्हाट विल हैपन फर्स्ट, टॉपलिंग पहले अकर करेगा कि स्लिपिंग पहले अकर करेगा। तो आई ऑलरेडी फाउंड आउट कि द मिनिमम फोर्स टू प्रोड्यूस टॉपलिंग इज, मतलब ये क्यूब ही, ये वही सेटअप है जो अभी अपन ने डिस्कस किया, क्यूब ही है ऑफ साइड ए एंड हाइट h। सो वी फाउंड आउट दैट दिस वाज mga/2h, दिस इज द मिनिमम फोर्स टू प्रोड्यूस टॉपलिंग। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू प्रोड्यूस स्लिपिंग, मतलब म्यू mg होगा। सो इफ mga/2h, this minimum force, is lesser than mu mg, so as you increase the force, external force, it will first reach, ये mga/2h वाला वैल्यू पहले रीच करेगा, तो टॉपलिंग will occur first। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर म्यू mg is lesser than mga/2h, तो as you increase the external force, it will reach mu mg first, मतलब it will cross mu mg first, तो slipping will occur before toppling। ओके, तो दिस इज द वे टू सी कि कौन सा सिचुएशन पहले अकर करेगा। देख लो, एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आ सकता है। सपोज मेरे पास एक व्हीकल है एंड यहां पर एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से साइड L, and this vehicle is traveling with some acceleration a0, sufficient friction to prevent slipping। तो पूछा है find minimum acceleration a0 to produce toppling so that the block topples। ये ब्लॉक ऐसे टॉपल हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस व्हीकल के फ्रेम में करेंगे, बिकॉज उस व्हीकल के फ्रेम में ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो अपने को इक्विलिब्रियम वाला ही सिचुएशन अभी तक आता है, अपन ने टॉर्क इक्वल टू I अल्फा अभी तक तो कुछ यूज किया नहीं है, तो वी आर गोइंग टू डील विद इक्विलिब्रियम एंड दैट इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज इन द फ्रेम ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पर अगर व्हीकल का फ्रेम देखो तो वो तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ये ट्रक बोल रहा हूँ, ट्रक के फ्रेम में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, सूडो फोर्स लगेगा
नाउ सूडो फोर्स कहां पे लगेगा? सूडो फोर्स लाइक ग्रेविटी विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ मास. Why will it act at the center of mass? I'll prove that quickly. छोटा सा proof है. Same proof like we did for gravity acting at center of mass. बट अभी के लिए मान लेते हैं कि सूडो फोर्स एक्ट्स एट सेंटर ऑफ मास. उसका प्रूफ बताता हूं. तो ये अभी मान लो. तो इफ आई वांट द ब्लॉक टू टॉपल, कौन से सेंस में टॉपल होगा? सूडो फोर्स इज ट्राइंग टू पुल इट टू द लेफ्ट, तो वो टॉपल इस तरीके से होगा ना. अबाउट विच पॉइंट? अबाउट दिस पॉइंट. स्लिपिंग नहीं है. सो इट्स नॉट स्लिपिंग, सो इट्स नॉट मूविंग. So this is the point about which the block will tend to topple, tend to rotate in the anti-clockwise sense. ठीक है? And on the verge of toppling है, इसका मतलब ये normal force is going through the point of toppling. That is the main situation. कि normal force has shifted the maximum distance that it can. मतलब वो point of toppling के through जा रहा. इससे थोड़ा भी acceleration बढ़ा दिया ट्रक का, मतलब सूडो बढ़ गया, तो वो normal force cannot balance the torque and it will rotate. ठीक है? इसको ये अभी भी इक्विलिब्रियम है. सो वी जस्ट हैव टू राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर इक्विलिब्रियम. तो किसी पॉइंट के अबाउट भी लिख सकता हूं. अगर मैं इफ आई राइट इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो सूडो एंड ग्रेविटी दोनों का टॉर्क जीरो हो गया है ना. अच्छा, इक्विलिब्रियम में तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू कितना है? सूडो के बराबर. एंड नॉर्मल का वैल्यू कितना है? mg के बराबर. सो आई हैव सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a/2. I'll have चलो क्यूब के जगह लेट मी टेक क्यूबॉइड. तो एटलीस्ट कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाएगा. क्यूब ले लिया तो वो एक्सेलरेशन g के बराबर ही आ जाएगा. हाँ, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? h/2. करेक्ट. तो फ्रिक्शन का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना टॉर्क आ जाएगा? f × h/2 should be balancing the normal का टॉर्क. नॉर्मल का टॉर्क अबाउट द सेंटर कितना आ जाएगा? नॉर्मल इनटू दिस डिस्टेंस इज l/2. ठीक है. फोर्स इक्वेशन तो मुझे पता है, F इज ma0 एंड नॉर्मल इज mg. a0 का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? gl/h. ठीक है. So that is the condition. This is the minimum value of acceleration that should be present for the block to start to topple. ठीक है. ये directions खुद ही देख लो कि friction का torque about the center of mass will be outwards and normal का torque would be inwards. वो तो खुद अभी देख सकते हो r cross f करके. They have to be opposite so that they produce equilibrium. Okay. हाँ, pseudo acts at center of mass. उसको prove करते हैं, पहले देख लो. तो pseudo force उसको मैं ma लिख सकता हूँ, है ना. a is the acceleration. Let me write it as minus ma. a is the acceleration of the frame. e0 बोलता हूँ. ठीक है. एक पॉइंट पार्टिकल पे मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी अ सूडो फोर्स. तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट देखूं तो हर dm मास पे एक सूडो फोर्स लगेगा. लेट्स से a0 वो फ्रेम का एक्सेलरेशन इस तरीके से, तो सूडो ऐसे लगेगा. कितना लगेगा? -dm a0 वेक्टर. सब जगह -dm a0 वेक्टर. करेक्ट. You should be able to see, if you remember the derivation for the fact that gravity acts at center of mass, exactly same ही चीज़ है, बस g की जगह -a0 है. यहाँ पर देखो टॉर्क, कोई रैंडम पॉइंट हो के और टॉर्क कितना आ जाएगा? r क्रॉस -dm a0. ऐसा इंटीग्रेट करेंगे सारे dm मासेस पे, तो a0 अभी एक यूनिफॉर्म वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा. सो आई विल हैव माइनस rdm क्रॉस a0. एंड rdm क्या? आई नो rdm क्या है. सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना होता है? दैट विल सिंपली बी इंटीग्रल rdm डिवाइड बाय टोटल मास. सो इंटीग्रल rdm इज m into rcm. तो यह m into rcm हो जाएगा. So this will be rcm cross
RCM cross minus ma naught. Minus ma naught is the total pseudo force. Capital M is the total mass of the object, so minus ma naught is the total pseudo force. And where should it be acting? At the center of mass to produce the same torque as the individual pseudo forces on all the DM masses. Exactly like mg कैसे center of mass पे act करता है, वैसे ही pseudo also acts at center of mass. ठीक है, so we are going to remember that as far as our exam is concerned. यहाँ पे you have to realize कि A naught was taken out of the integral. तो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं रोटेटिंग फ्रेम में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स does not act at the center of mass. That should now be obvious to you because centrifugal force में m omega square r जो acceleration है वो यूनिफॉर्म नहीं, r पे डिपेंडेंट है ना, तो you cannot take it out of the integral. ठीक है, तो centrifugal force does not act at the center of mass. ये हम लोग ट्रांसलेटिंग फ्रेम्स में कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं हम लोग ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, नॉट रोटेटिंग. ठीक है, देख लो. टॉपलिंग में एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं. ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है, इट्स ए हाइट h, दिस इज लेंथ l. तो फाइंड द मिनिमम एंगल फॉर द ब्लॉक टू टॉपल. वी आर अज्यूमिंग नो स्लिपिंग, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड सफिशिएंट इनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग. ये अपन अज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया. ठीक है, तो एक तरीका है कि यू राइट डाउन द ग्रेविटी का कंपोनेंट्स mg cos थीटा mg sin थीटा. नॉर्मल फोर्स को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ टॉपलिंग के थ्रू ड्रॉ करो नॉर्मल फोर्स को, दैट इज द कंडीशन फॉर जस्ट टॉपलिंग, एंड देन राइट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, सो ट्राई इट आउट एंड देन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ठीक है, सो एक मेथड वन इज दैट एक फोर्स क्या लगेगा यहाँ पर mg cos थीटा, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटी लिख रहा हूँ मैं, ये mg sin थीटा. नॉर्मल फोर्स सी पॉइंट ऑफ टॉपलिंग तो ये होगा ना, इस तरीके से टॉपल करेगा ना नीचे, तो ये नॉर्मल फोर्स एंड ये कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ओके, सो आई कैन राइट द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट. किस पॉइंट के अबाउट लिखूँ, कोई भी पॉइंट के अबाउट लिख लूँ. अगर इसी पॉइंट के अबाउट लिखता हूँ तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा. तो इस पॉइंट के बाद क्या क्या टॉर्क आएगा, mg cos थीटा का कितना आएगा, दिस विल बी l/2 एंड दिस विल बी h/2. सो mg cos थीटा इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 should balance out the torque of mg sin theta into h/2. दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे, वो खुद देख सकते हो. सो tan थीटा कितना आ जाएगा l/h. ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम एंगल फॉर विच द ब्लॉक विल टॉपल. इससे थोड़ा भी एंगल बढ़ा दिया तो द ब्लॉक विल टेंड टू रोटेट. एक और अच्छा मेथड है इसमें कि अल्टीमेटली आई हैव ओनली 3 फोर्सेस. यहाँ तो मैंने कंपोनेंट्स बनाया ग्रेविटी का, बट if I look at gravity as single force, तो एक तो फ्रिक्शन है, एक नॉर्मल है, करेक्ट, और एक तीसरा ग्रेविटी है. अब इस पॉइंट के बाद देखो तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का टॉर्क कितना हो गया, 0. बचा कौन सा ग्रेविटी. तो ग्रेविटी का टॉर्क भी इस पॉइंट के बाद 0 होना चाहिए. That is only possible if gravity goes through that point. सोचो, so gravity has to go through that point. That was not obvious in this case, in this method, same ही situation है, but यहाँ पे because there are only 3 forces and दो force, friction and normal are both going through this point of toppling. The third force also has to go through that point. If the third force does not go through that point, तो फिर वो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, नॉन जीरो टॉर्क आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, सो देयरफॉर ग्रेविटी हैज टू गो थ्रू दिस पॉइंट. तो अब बाय ज्योमेट्री अपन कर सकते हैं. दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा. ओके ना, ये कितना है, ये l दिया हुआ है और ये h है. सो tan थीटा, इस ट्रायंगल में tan थीटा l/h. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकंड मेथड एज वेल. बोथ मेथड्स आर फाइन. काफ़ी बार ये वाला मेथड क्विक है, थोड़ा ज्योमेट्री है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है.
चूज व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देखा था अपन ने? डेफिनेशन वाज समेशन ऑफ mi ri squared. So here ri is the radius of the circle in which the particle is rotating, or you can say it is the distance from the axis of the ith particle. तो ith particle का मास m है, mi है, और डिस्टेंस ri है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास सपोज ये मास m है, ये 2m है, लेट्स से डिस्टेंस कुछ दिस इज सम r1, दिस इज सम r2, तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये सिस्टम। तो पार्टिकल m इज रोटेटिंग इन अ रेडियस ऑफ r1 एंड 2m इज रोटेटिंग इन अ रेडियस ऑफ r2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस? तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो हैज टू बी स्पेसिफाइड अबाउट विच एक्सिस, वो बोलना पड़ेगा। अभी जैसा मैंने बोला है कि ये एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्वेश्चन आल्सो हैव टू टेल यू कि किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? mr1 स्क्वायर्ड प्लस 2mr2 स्क्वायर्ड, सिंपल। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा है, 3 पार्टिकल्स है, सपोज एक्सिस इज गोइंग थ्रू दिस बोर्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। व्हाट इज द एक्सिस? एक्सिस इज दिस। ठीक है, तो द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट द एक्सिस, ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस एक्सिस। तो इसका मतलब लेट्स से ये मास m1 है, m2 है, m3 है, तो ये r1 रेडियस हो जाएगा m1 का, दिस लेट्स से इज r2, लेट्स से दिस इज r3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, सो हियर द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस दैट इज गोइंग थ्रू दिस पॉइंट एंड is perpendicular to the plane of the paper या plane of the screen या plane of the board or plane of the particles। ठीक है, suppose on the other hand suppose the axis was this, ये axis था, so axis is now in this plane, और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है m1 m2 m3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या क्या होंगे? m1 का डिस्टेंस 0 हो जाएगा बिकॉज m1 इज ऑन द एक्सिस, करेक्ट? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ओनली बी फॉर m2 and m3 अबाउट दिस एक्सिस, एग्जैक्टली लाइक दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये कुछ r2 और ये r3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, कभी भी तुमको अगर डाउट आएगा ये ri कैसे मेजर करना है, जस्ट इमेजिन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट द एक्सिस, और जो रेडियस है दैट इज दिस ri। ओके, यहाँ पे पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन दिस वे, तो ये मेरा रेडियस बन गया। यहाँ पर पार्टिकल परफॉर्मिंग मोशन दिस वे अबाउट दिस एक्सिस, सेंटर ऑफ सर्कल ये है m2 के लिए, सेंटर ऑफ सर्कल ये है फॉर m3 दिस पॉइंट, सो दैट इज व्हाई दीस आर द रेडियस। ठीक है, और m1 का तो कोई टर्म आएगा नहीं। ऑलराइट, देख लो, फॉर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स, अभी अपन ने डिस्क्रीट देखा, पर कंटिन्यूस बॉडीज के लिए अगर मैं r डिस्टेंस पे कुछ dm कंसिडर कर रहा हूँ, dm मास, तो dm मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन दिस मैनर अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रेडियस r, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? dm इंटू r स्क्वायर, उसका इंटीग्रल, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट इज योर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ द बॉडी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक रॉड है, रॉड का लेट से मास इज m, लेंथ इज l, एंड इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द रॉड के थ्रू निकालना, तो मैं क्या करूँगा? एट अ डिस्टेंस लेट से सम x, लेट मी कंसिडर एक dm मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रल dm x स्क्वायर, करेक्ट, x इज द रेडियस। अच्छा, dm को मैं कैसे लिखूँ x के टर्म्स में? ये dx लेंथ है, सो कैन आई राइट dm एस
m by l इंटू डी एक्स। कैसे किया मैंने? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं अपन, सो लेंथ l में मास m है तो dx में कितना, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंड लिमिट्स क्या लगा, उसी आई एम गोइंग फ्रॉम सेंटर टू l/2, ये पूरा डिस्टेंस l/2 है और उसका डबल कर सकता हूँ ना मैं, सिमेट्रिकल, और आई कैन गो फ्रॉम -l/2 टू +l/2 जैसे भी। तो लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम 0 टू l/2 एंड डबल इट, ठीक है। तो यू कैन सी x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x³/3, लिमिट्स खुद सब्स्टिट्यूट कर देना एंड यू विल गेट इट एज ml²/12। तो दिस इज समथिंग दैट वी विल रिमेंबर, बहुत जगह क्वेश्चंस में यूज होगा, तो वी विल रिमेंबर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। लेट्स आल्सो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू द एज। तो अब रॉड इज रोटेटिंग दिस वे, ठीक है। सो एग्जैक्टली सेम लॉजिक से ट्राई इट आउट एट अ डिस्टेंस x, कंसिडर सम dm मास थिकनेस ऑफ dx एंड सेम चीज करो, लिमिट्स ध्यान से रखना, इसका भी मास m है और लेंथ l है, ओके। ट्राई इट आउट देन टेक अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। सो इसमें इस dm मास का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, dm इंटू x² अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट। तो dm को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से m/l dx, बस अब लिमिट्स कहां से लगो, 0 टू l, है कि नहीं। दिस एंड दिस आर डिफरेंट, यहाँ पे 0 टू l/2 था, फिर डबल किया अपन ने, ठीक है, बट दैट्स नॉट द सेम एज 0 टू l। तो m/l इंटू x³/3, तो l³/3 लिमिट्स लगा दिया मैंने, ml²/3, ओके। सो ये भी अपन याद रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एज इज ml²/3, ओके। देख लो। So we saw that the moment of inertia of a rod about its axis going through the center of mass is ml²/12. So let me write this as ICM, ठीक है। And end के through अगर axis है, let's call that axis A. So moment of inertia about axis A is ml²/3. ये हम लोगों ने basic से derive किया। Now there is a relation between the two. That relation is IA is ICM plus md², where d is the distance between the axis A and the axis through center of mass। ये जो डिस्टेंस d है वो कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा ना, चेक कर लो खुद ही। ICM is ml²/12 प्लस d को l/2 रखोगे ml²/4 हो जाएगा, तो ml²/3 मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इट इज एक्चुअली अ स्पेशल केस और इट इज एन एग्जांपल रादर ऑफ अ वेरी यूजफुल थियरम which is called the parallel axis theorem. So parallel axis theorem in general states कि कोई भी मेरे पास बॉडी है, सपोज इस एक्सिस के थ्रू मुझे, ये सपोज एक्सिस A है, इसके थ्रू मुझे इसके अबाउट रादर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। So if I draw a parallel axis through the center of mass of the body, the moment of inertia about A is equal to moment of inertia about the center of the axis going through center of mass and parallel to the axis A plus md², where d is the distance between them, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल थियरम है, इसको भी अपन क्विकली प्रूव भी करते हैं, but you should realize कि this is a general theorem applicable for all bodies, okay. So if you can find the moment of inertia about an axis through the center of mass, तो कोई भी parallel axis के about moment of inertia इससे निकल जाएगा, वापस इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। So we could have done that here, we found this axis के about center of mass के through जो axis है उसके about moment of inertia निकाला हम लोगों ने ml²/12, and then ये जो ml²/3 है उसके लिए वापस इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, because we could have used parallel axis theorem to get that, okay. And this will be useful in general situations, और भी अपन देखेंगे, रिंग, डिस्क वगैरह देखेंगे। तो इसको फटाफट प्रूव कर लेते हैं, पहले ये देख लो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो मेरे पास कोई भी बॉडी है, लेट्स से यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है उसका
So I have an axis going through the center of mass. Let's call that the z axis. ठीक है. Let's say this is the x axis and y axis is inwards. Let's say I want to find the moment of inertia about this axis. Let's say axis A. ठीक है. तो कोई भी पॉइंट है 3 डायमेंशन में, नॉट इन दिस प्लेन, 3 डायमेंशन में, तो पीछे स्क्रीन के पीछे भी हो सकता है, उसका कोऑर्डिनेट लेट्स से दैट इज xi, yi, zi. Let's call that the ith particle. ठीक है. So I can imagine this body to be made up of lots of particles. And ये डिस्टेंस d है मेरा. तो दिस इज द ओरिजिन मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास पे. दिस विल बी d, 0, 0. ओके. ऑलराइट. तो फिर अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए लिखना है तो आई नीड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द एक्सिस. करेक्ट. तो वो कितना हो जाएगा? द एक्सिस इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस. करेक्ट. तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मुझे जो डिस्टेंस चाहिए दैट विल बी द डिस्टेंस पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन. ये मेरा जेड एक्सिस है. कोई भी पॉइंट का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, ये जो डिस्टेंस है व्हाट इज दैट? दैट इज द डिस्टेंस अलोंग द एक्स वाई प्लेन. करेक्ट. ये जेड एक्सिस है. तो एक्स वाई प्लेन के अलोंग डिस्टेंस कितना होगा इस एक्सिस से? दैट विल बी मास इज एम आई, आयत पार्टिकल का मास एम आई है, इनटू ये डिस्टेंस d है और इसका x कोऑर्डिनेट xi है. तो I'll have xi minus d the whole squared plus yi squared. I hope you've understood this. This is nothing but the distance parallel to the xy plane. ठीक है. From this line. और इसको मैं समेशन कर लूंगा. So let's open this up and see what we get. तो इसको खोल देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा xi square minus 2xid प्लस d स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे लिखता हूँ. तो देखो आई एम गोइंग टू ग्रुप दिस xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर. वो एक टर्म हो गया. कैन यू सी व्हाट दैट इज? xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस विच इज नथिंग बट द एक्सिस गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. है कि नहीं? xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर इज नथिंग बट द डिस्टेंस पैरेलल टू द xy प्लेन फ्रॉम द z एक्सिस. तो वो तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास हो गया ना. ठीक है. अच्छा, फिर ये वाला टर्म देखो एम आई डी स्क्वायर्ड समेशन एम आई डी, तो एक कांस्टेंट है तो वो समेशन के बाहर आ जाएगा. ठीक है. आई एम समिंग अप ओवर ऑल पार्टिकल्स. अब इमेजिन कि ये बॉडी इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स एंड बचा एक लास्ट टर्म बचा है एम आई एक्स आई डी टू एम आई एक्स आई डी. ठीक है. ये है. ऑलराइट. डी को मैंने 2 एंड डी को मैंने कॉमन ले लिया. तो ये तो मेरा बन गया ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द एक्सिस A. ये समेशन एम आई इज द टोटल मास. और एक लास्ट टर्म है एंड वी एक्सपेक्ट दैट टू बी 0 बिकॉज पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो बस इतना ही है. करेक्ट. तो ये वाला जो टर्म है वो 0 क्यों है? यू शुड बी एबल टू थिंक बाय योरसेल्फ बिकॉज समेशन एम आई एक्स है कहीं देखा हुआ है? सेंटर मास का डेफिनेशन में देखा हुआ है ना. सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट इज समेशन एम आई एक्स आई डिवाइड बाय टोटल मास. बट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कितना है? 0. सो समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बी 0. दैट इज व्हाट वी वांटेड एंड thus we get our parallel axis theorem. ठीक है. द प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर द JEE एडवांस एग्जाम, बट आई होप यू अंडरस्टूड कहाँ से आया है. ठीक है. नाउ वी लुक एट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेशंस. इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपन देख लो. लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग. तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो उसके एक्सिस के अबाउट. अगर क्वेश्चन में बोला गया एक्सिस ऑफ अ रिंग या एक्सिस ऑफ अ डिस्क, इट इज रिफरिंग टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रिंग या डिस्क एंड गोइंग थ्रू द सेंटर. ठीक है. ऐसा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है, बट अगर सिर्फ क्वेश्चन में इतना बोला गया, नॉट जस्ट इन रोटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी बोला जा सकता है, फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन बोला गया, डजंट मैटर व्हाट द चैप्टर, द फ्रेज एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द डिस्क, उसका मतलब क्या है? द एक्सिस गोइंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग या प्लेन ऑफ द डिस्क. ठीक है. सो दिस एक्सिस.
तो ये रिंग इसके अबाउट घूमने वाला है। ओके, तो इसके बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आई कैन इमेजिन दिस रिंग, लेट्स से उसका मास m है, रेडियस r है, तो आई कैन इमेजिन दिस रिंग टू बी मेड ऑफ लॉट्स ऑफ dm मासेस। हर dm मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना है? फिक्स्ड r। तो आई कैन राइट, सी मुझे एक पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था dm इंटू r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस और द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट इज ट्रैवलिंग अबाउट द एक्सिस। यहाँ पर dm इंटू r स्क्वायर और इंटीग्रेट कर दूंगा। अब r तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल dm इंटू r स्क्वायर। So very simple, moment of inertia of the ring about its axis is mr square. ठीक है? Suppose I ask you, what is the moment of inertia of the ring about this axis? So the axis is perpendicular to the plane of the ring and going through the circumference. अब इसमें इंटीग्रेशन अपन करेंगे नहीं, because we know the parallel axis theorem. अगर तुमको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, draw an axis parallel to this axis and going through the center of mass. So if this axis is A, I hope you understood कैसा वो रोटेट हो रहा है। ये मेरा मार्कर है, वो एक्सिस है, इसका मतलब all the particles are performing circular motion about this axis। ठीक है, so the ring is going to rotate this way, मतलब ये मेरा स्टेशनरी पॉइंट होगा और ऐसे रोटेट करेगा रिंग। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A कितना हो जाएगा? ICM, CM के थ्रू प्लस md स्क्वायर, where d is the distance between the two axes। कितना डिस्टेंस है? R। So mr squared plus mr squared is 2mr squared. Simple. You can see the powerful nature of parallel axis theorem. इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है? Now let's also talk about disk. Disk can be thought of as made up of lots of infinitesimal rings, है ना? So अगर मैं small r distance पे बहुत सारा रिंग्स कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे एक थिन रिंग कंसिडर कर लूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये छोटा सा रिंग, उसका मास dm बोल देता हूँ और उसका रेडियस r है। मास m और रेडियस r का कितना है? mr स्क्वायर। तो मास dm और रेडियस स्मॉल r का कितना? dm r स्क्वायर। और इंटीग्रेट कर दो, करेक्ट? अच्छा, मैं dm को किससे लिखूं? द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी आर अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क पे। सो कितना हो जाएगा? पूरे पायर स्क्वायर एरिया में मास m है, तो इसका एरिया कितना है? सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पायर इनटू थिकनेस कितना है? dr। उसमें मास कितना हो जाएगा? dm। तो कितना आ जाएगा यूनिटरी मेथड से? मास पर यूनिट एरिया into the area of the thin ring। ठीक है, circumference into thickness, thickness is dr। Substitute it here and you will integrate, small r will go from 0 to capital R। ठीक है, फटाफट कर लो इंटीग्रेशन, just quickly pause the video and try it out, you should be able to get it। देखो ये dm को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2mr dr, ठीक है, डिवाइड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 2m बाई आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बचेगा r क्यूब dr 0 टू r, तो r रेज़ टू 4/4 हो जाएगा, तो ये बचेगा mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये सब अपने को याद रखना है। एंड में मैं एक टेबल भी बना दूंगा, बट वी हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर इज mr स्क्वायर बाय 2। वंस अगेन, इफ आई आस्क यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of the disk and going through the circumference, quickly calculate what that would be। mass m दिया हुआ है and radius r है, कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस md स्क्वायर्ड। सेंटर मास के अबाउट तो मुझे पता ही है mr स्क्वायर्ड बाय 2, और ये डिस्टेंस r है, तो 3mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एक लाइन में निकल जाएगा, बट द बेसिक एक्सिस, ये सेंटर मास के थ्रू खुद के एक्सिस के, बट वो दैट वी शुड रिमेंबर। ठीक है, देख लो। नाउ लेट्स कम टू अनदर थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
So perpendicular axis theorem is also very useful for two dimensional objects, planar objects के लिए, मतलब रिंग, डिस्क, प्लेट, कोई स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, बस टू डायमेंशंस में है वो, जीरो थिकनेस अपन मानते हैं या नेग्लिजिबल थिकनेस मानते हैं। तो उसके लिए सपोज ये मेरा प्लेनर ऑब्जेक्ट है, लेट्स से द प्लेनर ऑब्जेक्ट इज इन एक्स वाई प्लेन, ये मैंने माना है, जो भी उसका प्लेन है उसमें मैंने एक्स वाई एक्सेस मान लिया, ठीक है। So z axis is perpendicular to the plane. So this is my planar object. X y axis ऐसा है और z axis perpendicular है. So it turns out कि moment of inertia about the z axis is moment of inertia about the x axis plus moment of inertia about the y axis. So very useful theorem. Moment of inertia about the z axis is equal to moment of inertia about the x axis plus moment of inertia about the y axis. ठीक है. So the good thing is x y axis में कैसे भी choose कर सकता हूँ as long as they are perpendicular to each other. तो अगर मैं टॉप व्यू देखूँ इसका, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू देखो, तो पहले मैंने अगर एक्स वाई एक्सिस ऐसे चूज किया, कर लो, उन दोनों का सम विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, और आई कैन चूज माय एक्स वाई एक्सिस दिस वे, अगेन उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस एज लॉन्ग एज दीस टू एक्सिस आर परपेंडिकुलर एंड इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैसे भी चूज कर लो, as long as they are perpendicular, the sum will be the moment of inertia about the z-axis. So very useful theorem. Let's just quickly prove it. So let's prove the perpendicular axis theorem. तो जो मेरे पास प्लेनर ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, तो कोई यहाँ पर अगर मेरे पास डीएम मास है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस क्या होगा, ये होगा ना, डॉटेड लाइन मैंने जो बनाया, करेक्ट, ये डिस्टेंस जेड एक्सिस में होगा, ठीक है, ये जेड एक्सिस से डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस अलोंग द एक्स वाई प्लेन। अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो द प्लेनर ऑब्जेक्ट इज इन द एक्स वाई प्लेन, तो अगर यहाँ पे मेरे पास डीएम मास है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस वो ये डिस्टेंस होगा, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाया, कितना हो जाएगा वो, अगर ये आयत पार्टिकल है उसका मास लेट्स से एम आई बोलता हूँ, ये चलो डीएम बोल देता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, ये y ये x, करेक्ट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस और dm इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना, करेक्ट। व्हाट इज इंटीग्रल dm y स्क्वायर, y is nothing but the distance of dm from the x axis, तो वो तो moment of inertia about the x axis हो गया, similarly x is nothing but the distance of dm from the y axis, तो वो तो moment of inertia about the y axis हो गया, that's it, very simple proof but very useful, इसका भी यूज देखते हैं, देख लो ये प्रूफ। so let's look at an application, मेरे पास एक रिंग है, लेट्स से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर निकालना है, ठीक है, आई नो द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, उसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, वो तो मुझे पता ही है, ठीक है, मुझे डायमीटर के अबाउट निकालना है, कोई भी डायमीटर के अबाउट, सो लेट मी लेबल वन ऑफ द डायमीटर्स एज एक्स एक्सिस एंड अनदर परपेंडिकुलर डायमीटर एज द वाई एक्सिस, ठीक है, ऑब्वियसली दोनों के अबाउट सेम ही होगा ना, हर डायमीटर इज इक्विवेलेंट, द रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर विल बी द सेम, so moment of inertia about x axis and about y axis will be the same, but I also know from perpendicular axis theorem कि ix plus iy is equal to iz, and iz का वैल्यू तो मुझे पता है mr squared, and दोनों इक्वल है, so moment of inertia of x and y are both equal to mr squared by 2, दोनों का sum is mr squared, so moment of inertia about the diameter is equal to half the moment of inertia about its axis which is perpendicular to the plane, ठीक है, so you can see कितना useful है perpendicular axis theorem without resorting to any sort of integration. Similarly डिस्क का डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, अब तो तुम लोग ओरली बता सकते हो, exactly like this, same process करो, moment of inertia about the diameter would be half the moment of inertia about the
एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच वाज mr स्क्वायर बाय 2 है ना, तो उसका हाफ। ठीक है, सिंपल। अब एक क्वेश्चन तुम करो, रिंग है मेरे पास, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन इन द प्लेन ऑफ द रिंग बट गोइंग थ्रू अ पॉइंट इन द सर्कमफ्रेंस। So here you will have to use perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. Try करो। Alright, so इसके अबाउट कितना हो जाएगा? डायमीटर के अबाउट मुझे पता है क्या? हाँ, डायमीटर के अबाउट तो मुझे पता है। द डायमीटर इज गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, करेक्ट? वो कितना निकाला अपन ने? mr स्क्वायर बाई 2। सो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाई 2 विच इज द एक्सिस, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास and parallel to the axis about which we want to calculate। तो इसके पैरेलल मैंने सेंटर मास के थ्रू एक्सिस बना दिया, क्योंकि उसके अबाउट दैट इज नथिंग बट द डायमीटर, तो उसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। नाउ आई कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, द डिस्टेंस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर्ड, दिस इज ICM प्लस md स्क्वायर्ड। ठीक है, I hope you've understood how we can combine both the theorems and make our calculations easy। देख लो। तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। सपोज मेरे पास ऐसे दो रिंग्स है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है मुझे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। दो आइडेंटिकल रिंग्स सेलेक्ट से, दोनों का मास एंड रेडियस और गिवन m and r। ठीक है, what is this axis? Both these rings are in the plane of this board and this axis is also in the plane of the system। ठीक है, so this entire system is rotating this way। इसके बाद ऐसा पूरा सिस्टम ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद निकालना है। सो आई वुड से कि इंडिविजुअल रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो यूजिंग द थियरम्स दैट वी स्टडीड। ठीक है, एंड देन ऐड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच रिंग टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सिस्टम। ऑलराइट, so try it out, pause the video, then take a look at the solution। Okay, so let's say this is ring 1, ring 2। तो ring 1 के लिए तो एक्चुअली अपन को ऑलरेडी पता है, बिकॉज डायमीटर के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 विच इज हाफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, करेक्ट? सो सर्कमफ्रेंस के थ्रू पैरेलल एक्सिस जो है उसके अबाउट कितना हो जाएगा? mr square by 2 plus mr square। Let me call this moment of inertia of ring 1। ठीक है, this is the distance d, md square, d is r। तो ring 1 का तो सिंपल है। ring 2 के लिए ये एक्सिस के अबाउट निकालना, तो एक्सिस इज हियर। ठीक है, एंड if I draw axis parallel to this dotted line through the center of mass, तो वो तो डायमीटर बन गया, तो उसके बाद मुझे पता है mr स्क्वायर बाई 2 है, दैट वी नो। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये मेरा डिस्टेंस d बन जाएगा ना, वो कितना बन जाएगा? 2r प्लस r, 3r बन जाएगा ना, करेक्ट? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, लेट मी कॉल इट I2, वुड बी mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, ये 3r है ना, तो 11 mr स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। चेक कर लो सही किया मैंने, 19 आ जाएगा, सॉरी, ये 3r है ना। सो ठीक है, ऑलराइट, तो दोनों को ऐड कर दो। I1 प्लस I2 विल बी योर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। 19 mr स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 mr स्क्वायर बाय 2 वुड बी 11 mr स्क्वायर। ओके, आई होप यू आर आल्सो एबल टू गेट द आंसर। सिंपल ही है, बस वो थियरम को केयरफुली अप्लाई करना है। देख लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पर अभी मैंने एक रॉड अटैच किया है रिजिडली टू दिस रिंग। सो दिस इज रिंग, तो अगेन दैट सिस्टम इज मूविंग अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो पूरा सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। द एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द सिस्टम। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। ट्राई करो। ऑलराइट, तो ये रॉड का लेंथ 4r दिया है, रेडियस r है, दोनों का मास सेम है। सो इस रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अभी पता है डायमीटर के अबाउट कितना है, mr²/2 प्लस दिस इज d विच इज r, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3mr²/2. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस इज द रॉड, दिस इज द एक्सिस, तो लेट मी ड्रॉ अ पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. उसके थ्रू आई नो कितना होता है ml²/12, करेक्ट, प्लस ये डिस्टेंस d. So moment of inertia of the rod would be ml²/12 plus md². तो कितना हो जाएगा, L मतलब 4r और d कितना है, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, ये खुद 2r है और ये भी 2r है, तो 4r हो गया ना डिस्टेंस पूरा सेंटर से एक्सिस तक. m into 4r the whole square by 12 plus m into 4r the whole square. ओके, तो ये कितना बन जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैंने 4r द होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 13m/12 इंटू 4r मतलब 16r², तो 52mr²/3. ठीक है, बस अभी इन दोनों को ऐड करना है. ओके, अभी कैलकुलेशन ही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी 3mr²/2 प्लस 52, इक्वल कितना आ रहेगा 9 प्लस 104 डिवाइड बाय 6. ठीक है, सो 113mr²/6. ये कैलकुलेशन तो सिंपल है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, d कैसे मेजर करेंगे और एक्सेस बनाना है अपने को केयरफुली, पैरेलल टू द एक्सेस अबाउट विच वी वांट, ड्रॉ दैट एक्सेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास. बाकी तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऐसे क्वेश्चंस, देख लो. दैट्स इट फॉर टुडे. I'll see you next time and I'll see you at the top. Good night.